नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। कोरोना वायरस कितना खतरनाक हो चुका है, इसे समझाने के लिए सबसे पहले मैं कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अभी मुंबई की धारावी से खबर आई, आज ही 30 लोगों को वहां कोरोना डिटेक्ट हुआ, इसमें 8 महिलाएं हैं। अब तक धारावी में 168 मरीज मिल चुके हैं और 11 की मौत हो चुकी है। देश में सबसे ज्यादा खतरनाक हालात कहीं हैं तो वो महाराष्ट्र में है। राज्य में करीब 4,500 लोगों को कोरोना वायरस अपनी चपेट में ले चुका है। आज ही मुंबई शहर में 187 लोगों में कोरोना वायरस का पता चला। मध्य प्रदेश में भी हालात खराब हैं। अभी आए आंकड़े बताते हैं, इंदौर शहर में 52 मौतें हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश के 26 जिलों में 1,485 लोगों तक कोरोना पहुंच चुका है। दिल्ली में 8.5 दिनों में कोरोना डबल हो रहा है। ये आंकड़े मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि कुछ लोग लॉकडाउन को अब भी हल्के में ले रहे हैं। आपकी जान का सवाल है, इसलिए आप उन्हें के लिए हमने ये रिपोर्ट तैयार की है। इंदौर, मुंबई, पुणे और जयपुर, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, मेदिनीपुर ईस्ट, नॉर्थ 24 परगना, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये 11 शहर सबसे बड़ी समस्या बन गए हैं, क्योंकि इन शहरों पर हेल्थ मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, स्टेट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट बेहद खराब है। प्रधानमंत्री को जो जानकारी मिली है उस हिसाब से यहां पर भयंकर संक्रमण फैल रहा है। टेस्टिंग स्लो हो रही है, लॉक को फॉलो नहीं किया जा रहा। कोरोना एक बहुत बड़ी जंग है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर रूम दिल्ली से पूरी देश में वो कैसे इनको निपटना है, कॉम्बैट कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आज कभी केरल से, कभी बंगाल से, कभी इंदौर से, कभी राजस्थान से समस्या का भी खबर आया और कैसे प्रधानमंत्री वो जो समस्या है वो उसको कॉम्बैट करने के लिए क्या क्या चेष्टा किए और प्रधानमंत्री जी ने कैसे समाधान तक पहुंचे, देखिए। हालात कितने नाजुक हैं, पहले इन आंकड़ों से समझिए। कोरोना रेडार पर सबसे ज्यादा खतरनाक शहरों में इंदौर शुमार है, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बन चुका है। मध्य प्रदेश में संक्रमण से 70 से ज्यादा मौत हुई, जिनमें से अकेले इंदौर में 50 से ज्यादा की मौत। संक्रमण और मौत में अकेले इंदौर की करीब 70% हिस्सेदारी है। सबसे बड़ा हॉट स्पॉट होने के बावजूद टेस्टिंग का केवल एक लैब मौजूद है। सबसे बड़ी समस्या, लोग संक्रमण छिपा रहे हैं। डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स पर हमले हो रहे हैं। मुंबई और पुणे के भी हालात बदतर हैं। संक्रमण और मौत का आंकड़ा थम नहीं रहा। प्रधानमंत्री की चिंता इसी बात की है कि तमाम कोशिशों के बावजूद खबर अच्छी नहीं है। कोरोना से मुंबई के 53 पत्रकार पॉजिटिव पाए गए। 167 पत्रकारों का कोरोना टेस्ट 16 अप्रैल को हुआ था। 24 घंटे के दौरान राज्य में 550 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए। पुणे में मौत का आंकड़ा अब तक 50 से ज्यादा है। पॉजिटिव मामलों की संख्या 650 से भी ज्यादा। राजस्थान का जयपुर राज्य का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है। यहां भी हालात ठीक नहीं है। लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा, खुलेआम नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नतीजा यह है कि संक्रमण और संक्रमितों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। सबसे पहले इन वीडियोस को देखिए। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर सैयद कॉलोनी रामगंज, तीसरी तस्वीर जोरावर सिंह गेट रामगंज, राजस्थान का हॉट स्पॉट है ये। हालात कितने बिगड़ चुके हैं उसका नतीजा भी सुन लीजिए। एक घर में 30 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए। सोशल डिस्टेंसिंग का सरेआम उल्लंघन हो रहा है। मौजूदा हालात कैसे हैं, खुद राजस्थान के मुख्य सचिव से सुन लीजिए। रामगंज के अंदर इतना ज़्यादा कंजेशन है और एक एक घर में 30-30 लोग तक, 30-40 तक लोग रहते हैं। उनके पास एक्चुअली प्रॉपर जगह ही नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। जहाँ एक कमरे में ही कई लोग हैं, उसको सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करें? तो ये बहुत भारी समस्या थी। उसका निजात अब ये शुरू में इसीलिए नंबर मल्टीप्लाई हुआ।
क्योंकि एक व्यक्ति ने वो संक्रमित हुआ, उसने अपने परिवार के ही लोगों को संक्रमित किया। निश्चित रूप से उसकी मंशा अपने ही घर वालों को ख़राब करने की नहीं हो सकती, लेकिन उसकी मजबूरी है कि रहते इतने पास पास हैं। तो अब हमने इसका रास्ता ये करा कि हमने दूसरी जगह पर क्वारंटाइन कैंप्स बनाए और ये कहा कि जिन घरों में रहने के लिए जगह नहीं है तो वहाँ अधिकतम, जैसे अगर मान लें 3 कमरों का मकान है तो 3 व्यक्तियों को हम छोड़ सकते हैं, बाकी लोग हमारे साथ उन क्वारंटाइन कैंप में शिफ्ट हों और वहाँ हम उनकी पूरी देखरेख करेंगे और 14-15 दिन में ठीक होकर के वो वापस आ सकेंगे। तो उससे ये चेन एक बार टूटेगी। लेकिन सबसे ज्यादा खराब खबर बंगाल से आई है, जहां कोरोना को लेकर जानकारियां सामने ही नहीं आ रही। पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, मेदिनीपुर ईस्ट, नॉर्थ 24 परगना, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी में संक्रमण फैल रहा है। आरोप राज्य सरकार की कोरोना पॉलिसी पर है। बंगाल के इन शहरों में धड़ल्ले से दुकानें खुल रही हैं, भीड़ में लोग जा रहे हैं, टहल रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे, एक दूसरे से मिल रहे हैं। जब पश्चिम बंगाल से इतनी खतरनाक रिपोर्ट आ रही है, तब पश्चिम बंगाल में कोरोना के आंकड़े कम क्यों आ रहे हैं? ममता सरकार पर आरोप है कि राज्य सरकार कोरोना के आंकड़ों को छिपा रही है। ममता सरकार बहुत कम मामलों की जानकारी दे रही है, क्योंकि संक्रमण के लिए बहुत कम आबादी की जांच की जा रही है। आईसीएमआर की तरफ से भी चिंता जताई गई थी। राज्य सरकार जांच के लिए पर्याप्त नमूने नहीं भेज रही। पिछले हफ्ते हर दिन 20 नमूने भी प्राप्त नहीं हो रहे थे। कितने सैंपल भेजे जाएंगे, इसका फैसला राज्य सरकार करती है। जब ये बात प्रधानमंत्री को पता चली तो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से डायरेक्ट बात की। पश्चिम बंगाल समेत सभी राज्यों से बात करने को कहा, जहां जहां प्रॉब्लम्स आ रही हैं। प्रधानमंत्री ने 2 मंत्रियों की एक टीम गठित करने का सुझाव दिया। अलग अलग राज्यों में 6 इंटरमिनिस्ट्रियल टीम बनाई गई, 2 पश्चिम बंगाल में, 2 महाराष्ट्र में, 1 मध्य प्रदेश में, 1 राजस्थान में। एक टीम को एडिशनल सेक्रेटरी लेवल का अफसर लीड करेगा। इनके साथ केंद्र का हेल्थ एक्सपर्ट भी होगा और इन लोगों को आज ही स्पॉट पर पहुंचने के निर्देश दिए गए। स्टेट गवर्नमेंट के साथ ये मिलकर एक्शन लेंगे। इंटरमिनिस्ट्रियल टीम ने पश्चिम बंगाल के कई शहरों का दौरा भी किया, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि प्रधानमंत्री रात दिन एक करके कोरोना को हराने का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। वहीं कुछ राज्यों की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा। कोरोना के संकट में राजनीति सूझ रही है और यह फिक्र पश्चिम बंगाल को लेकर ज्यादा है। ममता बनर्जी को जैसे ही इंटरमिनिस्ट्रियल टीम के गठन का पता चला, वो परेशान हो गई। क्या कहा, जरा सुन लीजिए। मैं कोरोना को लेकर केंद्र सरकार के सकारात्मक सहयोग और सलाह का स्वागत करती हूं, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार आईएमसीटीज को देश भर की कुछ चुनिंदा जिलों में भेज रही है, जिसमें पश्चिम बंगाल के भी जिले हैं, वो 2005 के डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। केंद्र सरकार का दखल संघीय ढांचे के लिए खतरा है। जब बात टेस्ट को लेकर उठी तो ममता बनर्जी ने आईसीएमआर के मेडिकल किट की क्वालिटी पर ही सवाल उठाते हुए उसे खराब बता दिया। ममता बनर्जी ने इसके बाबत प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिख दी। पश्चिम बंगाल से और एक डेवलपमेंट, अमित शाह जी ने फोन किए थे ममता बनर्जी को दोपहर में 1 बजे और ममता बनर्जी ने अमित शाह जी से अच्छे बातचीत की हुए हैं और ममता जी कह रहे हैं कि हमें पता नहीं था और 10 बजे कार्गो जो फ्लाइट है उसमें एक्सपर्ट टीम आ गए हैं, उसके बाद आप मुझे बता रहे हैं। तो अभी इस समय हमको इसीलिए प्रोटेस्ट मैं कर रही हूं क्योंकि आप मुझे जानकारी नहीं दिए हैं, लेकिन हम सेंटर को सपोर्ट करना चाहते हैं, कोरोना के इशू में कोई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। तो इसीलिए इस समय ममता जी जो टीम गए हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेट करने का भी एश्योरेंस अमित शाह जी को दिए हैं। तो ये इससे न्यू ट्विस्ट कि हो सकता है कि केरल गवर्नमेंट जैसे शुरू में ही मान लिए हैं। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी क्रिटिसिज्म किए हैं, लेकिन सहायता भी कर रहे हैं क्योंकि कोरोना ऐसे इशू है जहां तू मैं नहीं करना चाहिए, ये ममता बनर्जी भी समझ रही है। लॉकडाउन में राज्यों को लेकर एक और समस्या ने प्रधानमंत्री की चिंता को अचानक बढ़ा दिया। चुनौती देने वाली यह खबर केरल से आई थी, जब उन्हें पता चला कि केंद्र सरकार के आदेशों को दरकिनार करते हुए केरल ने लॉकडाउन में छूट दे दी।
रेस्टोरेंट, लोकल बस, बुक शॉप, बाजार, लिकर की होम डिलीवरी के आदेश दे दिए गए, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से 3 मई तक लॉकडाउन का आदेश था। 20 अप्रैल को शर्तों के साथ रियायत देने की बात की गई। इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक इस खबर के सामने आने के बाद प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह को फोन किया, जिसके बाद इस मसले पर अमित शाह ने होम सेक्रेटरी को केरल के मुख्य सचिव से बात करने को कहा। केरल सरकार की तरफ से दलील दी गई कि यहां पर रिकवरी रेट हाई है, हमारा रिकवरी रेट सही है, इसलिए हमने छूट दी। लेकिन होम मिनिस्ट्री ने कहा यह गलत है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोरोना से मुक्ति नहीं मिली है। सभी राज्यों के लिए कानून एक है, इसलिए आपको यह आदेश वापस लेना होगा, जिसके बाद चिट्ठी भेज दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल सरकार को कन्विंस करने को कहा, जिसका नतीजा भी निकला। केरल सरकार ने आदेश को कुछ देर बाद वापस ले लिया। सुबह सुबह खबर आ गया कि केरल में रिलैक्सेशन कर दिया गया है लॉकडाउन में। प्रधानमंत्री ये खबर सुन के नाराज हो गए, क्योंकि केरल में सच्ची बात है कि बहुत अच्छा काम किए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लॉकडाउन विड्रॉ कर लेंगे। और बुक शॉप खोल दिए, गाड़ी, ट्रांसपोर्ट, तो तुरंत अमित शाह जी से बात किए प्रधानमंत्री जी और होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी को बताया कि ऐसे क्यों कर रहे हैं। केरल सरकार का आर्गुमेंट है कि हम लोग बहुत सफलता हम लोगों को मिले हैं, तो हम ये कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे। हम आइसोलेशन में सक्सेसफुल हुआ है, यहाँ चर्च है, मस्जिद है, मंदिर है, फिर भी हम लोग कर पाए। सरकार का कहना है, सेंटर का कहना है कि हमारे देश में फेडरलिज्म है, लेकिन ये अमेरिकन मॉडल नहीं है। हमारे देश में एक अखंड नीति से देश चलता है और आप इस समय ये डायल्यूशन नहीं कर सकते हैं। अच्छी बात है कि केरल सरकार मान लिए हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जमात से फैले संक्रमण को लेकर थी। बांग्लादेश के नए आंकड़ों पर भी प्रधानमंत्री की नजर थी। वहां भी भीड़ और लापरवाही की वजह से अचानक कोरोना के मामले बढ़ गए। चुनौती आने वाले दिनों की भी थी। इसी महीने रमजान शुरू होने वाला है। इस बड़ी समस्या पर भी ट्रबल शूटर बनकर प्रधानमंत्री सामने आए, जिसमें रमजान में WHO के निर्देशों को मानने के लिए कहा, रमजान में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसके लिए मौलानाओं से सरकार की तरफ से बातचीत की जा रही है। अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने धर्मगुरुओं से बात की। मीटिंग के बाद मौलानाओं ने भी अपील की, अकेले नमाज पढ़ना गलत नहीं है, एक साथ नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है। सबसे दुखद घटना बांग्लादेश में हुई आज। बांग्लादेश से खबर आया कि मृत्यु संख्या बढ़ गया है और 100 से ऊपर चला गया है। और इस समय बांग्लादेश में इतने लोग पीड़ित है, जो भारत सरकार के लिए चिंता की कारण इसलिए है क्योंकि बॉर्डर स्टेट है और बॉर्डर स्टेट में हमारे जो 2-3 राज्य हैं वो सील नहीं है बॉर्डर में, घुसपैठिया का समस्या है। तो इसीलिए इस समय पश्चिम बंगाल, आसाम और नॉर्थ ईस्ट जैसे जगह में अगर बांग्लादेश के कारण हमारे यहाँ कुछ फैला जाए, और रमजान आ रहे हैं 25 तारीख से, और इस समय मौलवी के साथ भी बातचीत चल रहा है सरकार की कि समझाए मुस्लिम संप्रदाय को कि ये कोई धर्म का मसला नहीं है। आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि अभी तक कोरोना से लड़ाई में योगी आदित्यनाथ ने ठीक काम किया। योगी लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, 24 घंटे खुद नजर रख रहे हैं हालात पर। आज का दिन खुद उनके लिए यानी योगी आदित्यनाथ के लिए एक बहुत ही इमोशनल दिन है, इम्तिहान का दिन है। जब योगी कोरोना से जंग जीतने की बैठकों में व्यस्त थे, उसी वक्त उनके लिए एक बुरी खबर आई, लेकिन योगी ने अपना काम जारी रखा। पिता का गुजर जाना किसी के लिए भी सदमे की, हिलाकर रख देने वाली खबर होती है, लेकिन लॉकडाउन है, कोरोना का खतरा है, इसलिए योगी ने अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल न होने का फैसला किया। अब यह रिपोर्ट उन खुद को वीवीआईपी समझने वाले नेताओं को और अफसरों को जरूर देखनी चाहिए जो अपने रसूख का फायदा उठाकर लॉकडाउन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, 2 दिन पहले एक पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने बेटे की शादी बड़े धूमधाम से की थी, और आज एक मुख्यमंत्री ने ऐसा उदाहरण, ऐसा एग्जाम्पल पेश किया जिसमें वो अपने पिता की अंतिम यात्रा तक में शामिल नहीं हुए। ऐसा ही होता है सन्नद्ध और प्रतिबद्ध योगी। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, कर्तव्य पथ पर जो डटा है उसे ही कहते हैं यदा यदा ही योगी। पिता के नश्वर संसार छोड़ने का समाचार सामान्य नहीं होता। वो पिता जिसने आपको जन्म दिया,
वो पिता जिसने आपको एक आयु दी। यूं तो सन्यासियों का कोई परिवार नहीं होता, घर द्वार नहीं होता, मगर पितृमोह से मुक्ति आसान नहीं होती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता ने आज अंतिम सांस ली। वो उत्तराखंड से इलाज के लिए दिल्ली लाए गए थे। योगी के पिता आनंद सिंह बिष्ट बीते 13 मार्च से दिल्ली के एम्स में भर्ती थे। उन्हें लीवर और किडनी में गंभीर समस्या थी। बीती रात से ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। आज सुबह उन्होंने 10:44 पर शरीर त्याग दिया। कोरोना की महामारी में प्रदेश के हजारों वयोवृद्ध पिताओं की देखभाल करते योगी को पिता के अंतिम दर्शन का अवसर भी नहीं मिला। इसी बैठक में योगी को अपने पिता के गोलोक गमन का समाचार मिला। बैठक में कोरोना से निपटने की रणनीति बन रही थी। लॉकडाउन 2 का रण जीतने की योजना बन रही थी। तभी सीएम के सहायक ने मीटिंग में एक पर्ची भेजी। पर्ची पर दर्ज थी एक मनहूस खबर, पिताजी नहीं रहे। सोमवार सुबह 11 बजे का वक्त था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी टीम 11 के साथ इसी सरकारी 5 कालिदास मार्ग पर मीटिंग कर रहे थे और ये मीटिंग हो रही थी दरअसल उत्तर प्रदेश में किस तरीके से राहत और बचाव कार्य आगे बढ़ाना है कोरोना को देखते हुए। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पीए बल्लू राय ने एक पर्ची उनके सामने रखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस पर्ची को पढ़ा और उस पर्ची में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता के देहांत की सूचना थी, जो कि एम्स में पिछले 1 महीने से अपनी बीमारी का इलाज करा रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्ची को पढ़ा, डॉक्टर से एम्स में बात की और उसके बाद तुरंत वो मीटिंग में आगे बढ़ गए। मीटिंग में उन्होंने कंटिन्यू किया और 30 मिनट तक इस मीटिंग को बढ़ाते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश में अब किस तरीके से स्टेप्स को आगे बढ़ाना है। स्थिति प्रज्ञ योगी के चेहरे पर कई भाव आए, कई भाव गए, मगर अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग चलती रही। योगी के सामने पूरे प्रदेश का प्रश्न था। उनके अभिभावक अब दुनिया में नहीं थे, मगर योगी को एहसास था कि वो पूरे प्रदेश के अभिभावक हैं। मीटिंग चलती रही, फैसले लिए जाते रहे, निर्देश दिए जाते रहे। कि बैठक में ही सर को ये जानकारी हुई, लेकिन बैठक यथावत उन्होंने करके फिर उन्होंने यह प्रेस नोट स्वयं ही जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी हार्दिक इच्छा थी दर्शन की, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना के वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई में वो अपने कर्तव्य बोध के कारण वहां नहीं जा सक रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो भी कार्य हो वो लॉकडाउन को देखते हुए उन्होंने अंतिम संस्कार के लिए कामना की। यह भी उन्होंने कहा कि अपने पूज्य पिताजी की स्मृतियों को वो कोटि कोटि नमन करते हैं और विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। और ये भी इस बात की को उन्होंने आगे रखा कि जो उन्होंने अपने पिता से सीखा और जो उनसे आशीर्वाद लिया, उसके लिए वो सदैव आभारी हैं। सन्यासियों का अपना कोई संसार नहीं होता। योगी खुद को पूरी सृष्टि में समाहित समझते हैं। इस योगी ने तो अपने कर्म पथ पर खुद को पूरे राज्य के लिए अर्पित कर रखा है। योगी ने पिता के अंतिम दर्शन की जगह अपने कर्तव्य को प्रमुखता दी। सन्यासी को नश्वर शरीर के लिए शोक की इजाजत यूं भी नहीं, लेकिन उन्होंने एक मार्मिक पत्र लिखा जो खुद में एक नजीर है। योगी अपने पिता के दाह संस्कार में शामिल नहीं होंगे, हो भी नहीं सकते। सनातन परंपरा में सन्यास एक और जन्म होता है, 4 आश्रमों में से एक आश्रम। इसलिए भौतिक जीवन के पिता को योगी ने पूर्वाश्रम का पिता कहा। सन्यास लेने के बाद पितृमोह से मुक्ति है, लेकिन एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री अपना कर्तव्य यहां भी नहीं भूला। दाह संस्कार के दौरान दूरी बनाए रखने और कम लोगों की मौजूदगी की सलाह अपने पूरे परिवार को भी दी। चूंकि इस समय उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता को उनकी बेहद ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से 1000 प्लस उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव के मामले चल रहे हैं, युद्ध स्तर पर मुख्यमंत्री मीटिंग कर रहे थे। मुख्यमंत्री को यह लगा कि अगर वो अंतिम संस्कार में शामिल होने तुरंत जाते हैं तो कहीं ना कहीं जनता के लिए किए जाने वाले फैसले पर कुछ असर पड़ सकता है। यही वजह है कि उन्होंने परिवार के नाम जो लेटर लिखा उसमें इस बात का जिक्र किया कि लॉकडाउन को समाप्त होते ही वो जल्द ही आएंगे अंतिम दर्शन करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से ये लेटर लिखा गया और उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि जो लोग भी अंतिम संस्कार में शामिल हों वो पूरी तरीके से लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और अंतिम संस्कार में ज़्यादा लोग शामिल ना हों।
योगी के पिता 89 साल के हो चुके थे। एक तरह से उन्होंने पूर्णायु प्राप्त की है। योगी कर्तव्य से बंधे हैं। राजयोगी अपने राजधर्म से बंधा है। उसके पास प्रदेश की 23 करोड़ जनता का वृहद परिवार है। योगी ने इस परिवार की जिम्मेदारियों के निर्वहन की शपथ ली है। जिन मुख्यमंत्रियों ने कोरोना से जंग में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, उनमें योगी अव्वल नंबर पर हैं। उन्होंने अपनी प्राथमिकता स्पष्ट कर दी है। पहले प्रदेश है, फिर परिवार है, बाकी तो गीता का सार है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चीन की, जिसके खिलाफ दुनिया के बड़े बड़े देश अब एकजुट हो गए। अमेरिका ने चीन को सीधी वार्निंग दी। ट्रंप ने कहा अगर कोरोना एक साजिश निकली तो इसका अंजाम भुगतना होगा। जर्मनी ने चीन को कोरोना से हुए नुकसान का बिल भेज दिया। फ्रांस ने चीन की कोरोना रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए। चीन अब सफाई दे रहा है, कह रहा है कि कोरोना उसकी कोई साजिश नहीं है, वो खुद कोरोना पीड़ित है। लेकिन चीन से आई कुछ तस्वीरें कुछ और ही बता रही हैं। चीन से वीडियो निकालना बहुत बड़ा काम है। इन वीडियो की चर्चा अमेरिका से लेकर इंडिया तक हो रही है। इस वीडियो में सड़क पर एक आदमी बेदम पड़ा हुआ है। आसपास लोग मास्क पहने हुए हैं, लेकिन इसके पास जाने से डर रहे हैं। चीन के ऐसे कोरोना केसेस पर ट्रंप का क्या कहना है, सुनिए। जब कोरोना को चीन में रोका जा सकता था तो चीन में रोका जाना चाहिए था। चीन से आया अब ये दूसरा सबसे लेटेस्ट वीडियो देखिए। बीच सड़क पर बस खड़ी है और कुछ लोग सुरक्षा किट पहनकर चेकिंग कर रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं चीन कोरोना केसेस को ऐसे छिपा रहा है, लेकिन अमेरिका अब चीन से आर पार के मूड में है। चीन इसका जिम्मेदार निकला तो वो इसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार है। चीन ने पहले कोरोना संक्रमण को छिपाया, फिर मौत के आंकड़ों को भी छिपा रहा है। चीन की कोरोना क्रोनोलॉजी का सच अब बाहर आने लगा है। चीन में जितने मौत के आंकड़े हैं उससे 10 गुना ज्यादा मौतें हुई हैं। दुनिया पर कोरोना ग्रहण लगाने के बाद देखिए चीन की रातें कैसे रोशनी से जगमगा रही हैं। एक तरफ दुनिया में कोरोना से मौत का सिलसिला थम नहीं रहा, दूसरी तरफ चीन कुछ ऐसे चढ़ा रहा है। यह चीन का वुहान शहर है जो कभी कोरोना का एपिसेंटर हुआ करता था, लेकिन अब चीन की कम्युनिस्ट सरकार रोज रात को वुहान को यह एहसास करा रही है, देखो तुमने कोरोना की जंग जीत ली है। इस रोशनी के पीछे चीन क्या छिपा रहा है, वो आज दुनिया को जानना चाहिए। यह वुहान का हिलसाइड कब्रिस्तान है। यहां पर कोरोना से मरने वालों को दफनाया गया है, लेकिन इनकी संख्या कितनी है इसका न कोई डेटा है और न इसकी तहकीकात करना आसान है, क्योंकि ऐसा करना मना है। चीन का दावा है कि कोरोना से वहां 4,632 लोगों की जान गई और वुहान में 3,869 लोगों की कोरोना से मौत हुई। आपको बता दें कि वुहान में 1290 मौत के नंबर्स बाद में जोड़े गए, जबकि कोरोना की जंग में जिन्होंने अपनों को खोया है उनके मुताबिक केवल वुहान में कम से कम 20,000 लोग मारे गए हैं। चीन में जितनी मौत के आंकड़े हैं उससे 10 गुना ज्यादा मौत हुई है। बात करें वुहान की तो सिर्फ वुहान में ही कम से कम 20,000 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। वुहान में 2,000 लोगों की मौत होना नामुमकिन है, नामुमकिन। चीन लोगों की यादें मिटाने का काम कर रहा है। सरकार सोच रही है कि कुछ महीनों में लोग सब कुछ भूल जाएंगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। चीन में बोलने की आजादी नहीं है, सच दिखाने की आजादी नहीं है।
मीडिया, सोशल मीडिया, इंटरनेट सब कुछ वहां सरकार के कंट्रोल में है। ऐसे में चीन का सच बड़ी मुश्किल से बाहर आ पाता है। चाइना से कुछ ऐसे वीडियो बाहर आए हैं जो दावा कर रहे हैं कि चीन में कोरोना वुहान से निकलकर दूसरे शहरों तक पहुंच गया है। चीन के वुहान से हार्बिन शहर 2340 किलोमीटर दूर है। चीन की सरकार के मुताबिक यहां अब तक कोरोना संक्रमण की कोई खबर सामने नहीं आई, लेकिन चीन के दावे और तस्वीरें दोनों अलग अलग कहानी बयान कर रहे हैं। हार्बिन में अचानक कर्फ्यू लगा दिया गया, जगह जगह रोड को ब्लॉक किया जा रहा है, लोगों को घरों से न निकलने की हिदायत दी जा रही है।